वन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम कक्षा 12 के एनसीईआरटी और जितने सारे प्रमुख पब्लिकेशन हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज को हम यहाँ डिटेल करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो हो सकता है कि पार्ट वाइज पार्ट हो जिसमें आपको एक एक चीज को मिले। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। पहला मेरा चैप्टर जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जिसको हम क्या कहते हैं भाई, जीवों में जनन। आम भाषा में इसको जीवों में हम जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में हम लिखते भी चले जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। जीवों में जनन, पहले तो है वर्ड दो गया, एक जीव और दूसरा जनन। तो जीव हम किसको कहते हैं, तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जीव होने का यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। इसमें मुख्य पॉइंट देखें तो एक लिविंग आता है, लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स आता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आप सबको पता है कि लिविंग थिंग्स का कुछ क्राइटेरिया है, नॉन लिविंग का कुछ क्राइटेरिया। जैसे लिविंग थिंग्स जो होंगे वो क्या क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करेंगे, रिप्रोडक्शन यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न करेंगे। रेस्पिरेशन की क्रिया होगी उनमें, रेस्पिरेशन यानी वो क्या करेंगे भाई, तो सांस लेंगे। और उसमें क्या होगी, स्टिमुलेशन का प्रोसेस होगा। स्टिमुलेशन का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि गर्मी के दिनों में आप देखते हैं कुत्ता को हाँफते हुए जीभ निकाल कर हाँफ रहा है, यानी मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालने की क्रिया। या इसका एक और एक आता है टच मी नट, टच मी नट यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं छुई मुई का पौधा। उसको जैसे आप छूते हैं, लाजवंती का पौधा भी उसको कहा जाता है। तो वो स्टिमुलेशन का बहुत बढ़िया उदाहरण है। फिर अगर जो भी है लिविंग थिंग्स, तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ हो सकता है, ग्रोथ होगा। और क्या होगा, ग्रोथ अब दोनों तरह से होता है, या तो उसका वॉल्यूम बढ़े या उसका साइज बढ़े। ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टर होंगे जो लिविंग थिंग्स के होंगे, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में इसका कुछ कुछ पार्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि नहीं नहीं ये कैसे होगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स में मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पहाड़ है, तो बहुत दिनों के बाद या कभी बहुत तेज आंधी तूफान चला तो हो सकता है, या जमीन में भूकंप ही आ गया तो यहाँ से घिसक कर ये इधर आ जाए, तो हो गया ना भाई, इसके साइज और वॉल्यूम में बदलाव हो गया। या फिर और धीरे धीरे मिट्टी के परत पड़ते पड़ते यहाँ भी एक बहुत बड़ा टीला क्रिएट हो गया, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें परिवर्तन हो गया, यानी इसमें ग्रोथ हुआ। चाहे जिस तरह का ग्रोथ हो, चाहे वॉल्यूम बढ़ जाए चाहे साइज बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमको इस चीज पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको डिस्कस करना है कि रिप्रोडक्शन दरअसल में है क्या और होता क्या है। तो आइए हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम आगे जो जो पॉइंट जरूरत है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और उनसे ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो समझ में आता है कि जनन के बारे में समझते हैं कि जनन है क्या और ये किस तरह से पूरा होता है। और जनन पढ़ने से एक लाइन और आता है कि कोई भी जीव है उसकी एक अवधि है। ठीक है, एक अवधि जिसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान भी कहते हैं। कि हर एक जीव का जो लाइफ स्पान है वो बिल्कुल अलग अलग है, प्रत्येक जीव का जो लाइफ स्पान है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, थोड़ा कलर इसमें हम डिफरेंट कलर का चूज कर ले, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं कि लाइफ स्पान क्या है, तो कह सकते हैं कि जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ, लिख सकते हैं कि द length of time which an organism is likely to live is called its lifespan। यानी इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि जीव के जन्म से लेकर, तो लिख सकते हैं जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल, तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि, जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है।
जीवन काल कहलाता है। अब हर एक जीव का अलग अलग जीवन काल है, सबका एक अलग अलग बना हुआ है। जैसे मान लीजिए ऊपर स्क्रीन पे आपको हाथी दिख रहा है, तो हाथी का जो जीवन काल है वो 65 वर्षों यानी 60 से 65 वर्षों तक है, कि ये 60 से 65 वर्षों तक इसका एक ऐसा जीवन अवधि हुआ जो एक प्राकृतिक है, यानी 65 के बाद भी अगर जिंदा रहता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 साल या 20 साल में मर जाता है तो इसको हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं कह सकते हैं। जैसे गुलाब का ही एक दिख रहा होगा यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, गुलाब का पौधा दिख रहा है कि गुलाब अगर मान लीजिए है, तो ये जब जन्म लिया तब से लेकर इसकी क्या अवधि हो सकती है, तो इसका 5-7 साल तक हो सकता है, कि ये 5 से लेकर 7 वर्षों तक जीवित रह रहा है। तो सबका एक अपना अपना जीवन अवधि है। हम कुछ और जीवों के बारे में भी समझेंगे कि उसका जीवन अवधि क्या है। समझिए कि प्रत्येक जीव जो है वो अपने जीवन काल में एक निश्चित अथवा नियमित अवस्था से गुजरता ही गुजरता है। चाहे कोई भी जीव है, वो जब जन्म लेगा तो फिर उसके बाद वृद्धि करेगा, उसमें जनन की क्रिया होगी, फिर उसके बाद नए जीव जन्म लेंगे, धीरे धीरे वो वृद्धि करेगा, किशोरावस्था में होगा, फिर जनन की क्रिया होगी और अंततः मृत्यु हो जाएगी। यानी ये प्रक्रिया जो है वे बार बार दोहराती रहती है। ठीक है, तो अब हम छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में लिखेंगे जो आपके लिए लिखना जरूरी है। आप चाहें तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं। एक एक पॉइंट के साथ हम बात करेंगे। इरेज कर लेते हैं इसको हम, और इरेज करके पुनः आपको एक एक पॉइंट करके लिखते हैं यहाँ पे। आप आसानी से लिखते चले जाएंगे और आपका नोट्स भी एक तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। थोड़ा सा इरेज करने में जो समय लग रहा है बस आपको इंतजार करना है। ठीक है, फिर हम आसानी से यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। ये इरेज हो गया, और चलिए एक एक पॉइंट हम लिखते चले जाते हैं और उसको हम समझाते भी चले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट आता है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। एक एक पॉइंट चलेंगे और एक एक पॉइंट को डिटेल करेंगे। पहला है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक जीवित रहता है। अब निश्चित समय तक जीवित रहता है, इसका मतलब जीवित रहता है, इसका मतलब कि वो बाद में जैसे समय अवधि खत्म होगी वो क्या हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो लाइफ स्पान लिखे थे इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर, बर्थ यानी जन्म, बर्थ से लेकर उसकी नेचुरल डेथ तक का टाइम, लेकर उसकी नेचुरल डेथ यानी मृत्यु, नेचुरल डेथ तक का टाइम लाइफ स्पान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मतलब अभी पीछे आप पढ़ के आए हैं, जीवन अवधि यानी लाइफ स्पान कहलाता है। पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर, ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ किसी जीवधारी से कोई भी जीव हो सकता है, उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होगी, जो दूरी तय करेगा, जितना समय तक जीवित रहेगा, उसको ही हम क्या कहेंगे, लाइफ स्पान कहेंगे। ठीक है, कि उसने इतनी जिंदगी पार कर ली। अब समस्या आता है कि कुछ का लाइफ स्पान जो है वो क्या है, कम है, तो कुछ का लाइफ स्पान ज्यादा है। यानी कुछ कम समय तक जीवित रहता है तो कुछ ज्यादा समय तक दिनों तक जीवित रहता है। इसका एक रेंज होता है, हर एक जीव का अलग अलग रेंज है। जैसे आपके स्क्रीन पे हाथी का दिख रहा है, गुलाब का दिख रहा है, तो 60 से 65 साल की जो अवधि हुई, ये इस हाथी के लिए इसका लाइफ स्पान कहलाता है। गुलाब अगर 5-7 वर्षों तक रहता है, तो गुलाब के लिए 5 से 7 वर्ष जो है ये क्या है, इसका लाइफ स्पान है, इसकी जीवन अवधि है, कि इतने दिनों तक ये जीवित रह सकता है। सबका अलग अलग रेंज है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गया कि किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है, साइज से कोई संबंध नहीं होता है।
इसका सीधा मतलब आप ये समझिए, कोई संबंध नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक कछुआ है, तो कछुआ हाथी की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है। लेकिन कछुआ का जीवन अवधि आप देखिएगा तो कछुआ जो है सबसे ज्यादा तक जीवित रहने वाला प्राणी है, यानी 200 वर्षों तक भी वो जीवित रह सकता है। ठीक है, कछुआ जो है टर्टवाइज जिसको कहते हैं। लेकिन हाथी की बात करें तो कछुआ की अपेक्षा हाथी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन हाथी कछुआ की अपेक्षा उतने ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। तो इसलिए यहाँ पॉइंट हमने लिखा कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान जो होगा उसके साइज से कोई संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे पॉइंट लिखते हैं। इसको मुझे इरेज इसलिए करना पड़ रहा है कि नेक्स्ट आगे पेज हम नहीं ले रखे हैं, इसलिए मुझे इरेज कर करके एक ही पन्ने पे यहाँ आपको लिखकर दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे अपने कॉपी पे, जितना नोट करिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नोट करते चलिए, बेहतर होगा। जरूरत के सारे चीजों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको केवल लिखते चलना है मेरे साथ साथ। ठीक है, और लिखिएगा, समझिएगा, जहां लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम उसको देखने के बाद आपको कोशिश करेंगे फिर से जो भी कोई दूसरा वीडियो मेरा है उसमें उसको और ज्यादा डीपली या अच्छे से समझाने की कोशिश करें। वैसे मेरा प्रयास है कि आपको कोई ज्यादा दिक्कत न हो, फिर भी अगर ऐसी समस्या आती है तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये तो आप समझ गए साइज पे नहीं है। जैसे मान लीजिए आप पैरोट में ही ले लीजिए, क्रो में ही ले लीजिए, या अभी हम अपने हाथी को समझाए और एक कछुआ को एग्जांपल लेकर समझाए कि उसमें साइज का बहुत बड़ा है लेकिन इसका कोई अंतर नहीं है। जैसे मान लीजिए वही पीपल का ट्री ले लें और मैंगो ट्री ले लें तो लाइफ स्पान बहुत ही कम है, तो इसका हम एक नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही हो। देखिए, अगर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं तो हम लोग मल्टी सेलुलर हैं और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने सारे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब है यूनिसेलुलर से, यूनिसेलुलर यानी इसका मतलब है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय। तो जितने सारे एक कोशिकीय जीव हैं, जब जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है, तो ये सब इमोर्टल है। ठीक है, ये अमर है, जिसको मरने का कोई टाइम अवधि नहीं है कि कब मरेगा कब नहीं मरेगा, इसलिए इसको हम अमर की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन इसको छोड़कर बाकी सारे जितने जीव हैं उनका नेचुरल डेथ होता ही होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नेचुरल डेथ नहीं होता तो आप सोचिए कि इस पृथ्वी पर इतनी विशाल संख्या हो गई होती, चाहे इंसानों की हो, चाहे जानवरों की हो, चाहे पेड़ पौधों की, उसकी इतनी संख्या हो गई होती कि केवल वही रहते, बाकी लोग नहीं रह पाता। लेकिन ऐसा अस्तित्व में नहीं है कि कोई जीवधारी अगर जन्म ले लिया है तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इनकी उपस्थिति बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया है वो रिप्रोडक्शन है, जिसके चलते उनकी उपस्थिति बनी रहे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन क्या है, मेन बात पे आते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो हम लिख सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म अपने समान छोटे ऑर्गेनिज्म को, छोटे ऑर्गेनिज्म को, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, को जन्म देता है, जन्म देता है। ठीक है, यानी हमने देखा कि कोई भी जीवधारी है अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, रिप्रोडक्शन कहलाता है। फिर ये ऑफ स्प्रिंग जो है ये ग्रो करता है, मैच्योर होता है, फिर न्यू स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यानी ये जनरली है कि जो एक नया ऑफ स्प्रिंग बना हुआ है वो धीरे धीरे मैच्योर होगा, यानी ये ऑफ स्प्रिंग से किधर जाएगा, ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई मैच्योर होगा, और मैच्योर से पुनः ये क्या होगा, ये मैच्योर के बाद फिर मैरिज करेगा, फिर उसके बाद न्यू, जरूर नहीं कि मैरिज करेगा तभी करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू
ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इस तरह से हम बर्थ, ग्रोथ और डेथ की एक साइकिल कह सकते हैं, यानी इसको हम एक लाइफ साइकिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, लाइफ साइकिल, यानी जीवन चक्र जिसको कहते हैं, जीवन चक्र इसको हम कह सकते हैं। जीवन चक्र में ये चीजें हो रही है कि बर्थ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेथ हो रहा है, ये प्रक्रिया लगातार चली जा रही है। इस प्रकार से रिप्रोडक्शन से जितने सारे स्पेसीज हैं या कम्युनिटी है, उनको एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को बनाए रखने में बहुत मदद मिलता है कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बनाए रखें। फिर हम जब चैप्टर 5 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि कोई जनरेशन जो है अपनी पीढ़ी को किस तरह से आगे की तरफ वंशावली विश्लेषण को बढ़ा रहा है, ठीक है, यानी वंशानुगत किस तरह से हो रहा है वो हम चैप्टर 5 में बात करेंगे, ठीक है। अब आता है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज डाइवर्सिटी है। लार्ज डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि बहुत सारा अलग अलग बदलाव है, कि अलग अलग जीव जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीप्लाई करने का अपना मैकेनिज्म है जिससे वो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि कोई भी जीवधारी अगर है, कोई भी जीवधारी, तो वो अपने से अपने बच्चा उत्पन्न करता है, तो उसके पास एक तरकीब है जिस तरकीब से वो अपना उत्पन्न करता है। फिर आता है कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा, ये उसके हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और अन्य फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि उसका क्या क्या फैक्टर हो सकता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं, इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे लिखने के लिए। दोनों प्रकार के इरेज कर लेते हैं इसको। मेरा रबर तो नहीं कम काम कर रहा है ना, बच्चा सबका रबर जैसा है, ये भी मिटकाओ ना, मिटाइए फिर लिखिए। नहीं, यानी रिप्रोडक्शन जो है वो नंबर के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक जिसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है। इसका मेन फीचर्स ये है कि इसमें पेरेंट जो होंगे वो कैसे होंगे भाई, तो सिंगल पेरेंट होंगे, सिंगल पेरेंट। ऐसे पेरेंट का मतलब माता पिता होता है, लेकिन यहाँ पे जब सिंगल लग गया तो कोई एक ही हो सकता है, यानी इनके द्वारा जो गैमेट बनेगा, ठीक है, जो गैमेट बनेगा उसमें ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। यानी इनके गैमेट से इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, बच्चे जो होंगे वो निर्माण होंगे, ऑफस्प्रिंग बनेगी इनके बच्चे। ऐसे ऑफस्प्रिंग का मतलब बच्चा होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें जो होता है, ये इसमें भी पेरेंट भाग लेते हैं, लेकिन वो सिंगल नहीं होते हैं, इनमें पेरेंट भाग लेते हैं, यानी अपोजिट सेक्स भाग लेता है। एक मेल होगा तो दूसरा फीमेल होगा, ठीक है। जैसे ये मेल का सिंबल है, ये सॉरी ये मेल का सिंबल, ये मेल का सिंबल है और ये फीमेल का सिंबल है, ठीक है। यहाँ है एक ऐसा यहाँ समझिए, जब मान लीजिए गन्ना का पौधा है, तो अगर इसको हम लगाते हैं गन्ना का पौधा अगर खेत में, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ से गन्ना का पौधा ही जन्म लेगा, ठीक है। इसको किसी दूसरे गन्ना से शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक दूसरा गन्ना अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो लाइफ अवधि की बात हो रही थी, एक स्लाइड और बना रखे हैं, ठीक है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लें कि यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, जैसे पे बनियान ट्री दिख रहा है, ठीक है, आपको एक कौवा दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, बनियान का ट्री दिख रहा है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला ये पेड़ है। ये लगभग आपको 200 से 300 वर्षों तक ये जीवित रह सकता है, 200 से 300 वर्ष तक जीवित रह सकता है। फिर आपको यहाँ पे कौवा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कौवा आप आसानी से दिख रहे हैं, जिसको क्रो कहते हैं। तो क्रो जो है ये
10 से 15 वर्षों तक इसकी अवधि है कि ये जीवित रहेगा, ये क्रो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्वान दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है, जो कि 20 से लेकर 30 वर्षों तक इसकी अवधि है। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई दिख रही है, जो 1 से 2 वीक ही जिंदा रहती है, 1 से 2 वीक ही जिंदा रह सकती है, ठीक है। ये सब ईयर्स में है, साल में है, ठीक है। ये भी साल में है, कितने साल तक जीवित रहेंगे, ये भी साल में ही है। यहाँ गाय आपको दिख रही है, ठीक है। गाय जो है 15 से 25 वर्षों तक इसकी अवधि है कि 15 से 25 वर्षों तक ये जीवित रहती है, ठीक है। इसका नॉर्मल अवधि है। पैरोट जो है ये ज्यादा दिन तक जीवित रहता है, यानी इसको कह सकते हैं 130 से 150 वर्षों तक ये जीवित रह सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल आपको दिख रहा है, जो कि 60 वर्षों तक इसका एक नॉर्मल माना गया है कि 60 वर्षों तक ये महोदय जिंदा रहेगा। फिर आपको घोड़ा दिख रहा है, और घोड़ा जो है ये 60 से 62 वर्षों तक ये भी है, ये 60 से 62 65 वर्ष भी जीवित रह सकता है, तो ठीक है। उसके बाद आपको मक्खी दिख रही है, घरेलू मक्खी है, जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इसकी जीवन अवधि 20 से 30 दिनों की होती है, 20 से 30 दिन तक बेचारी जिंदा रहती है, परेशान करती है, और फिर राम नाम सत्य हो जाता है इसका। फिर उसके धान का पौधा जो है ये 3 से 4 महीने में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कछुआ है जो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला है भाई, ये 100 से 150 वर्षों तक जीवित रह सकता है, कभी कभी ये 200 वर्षों तक जीवित रहता है, ठीक है। बड़ी बात नहीं है, कछुआ अगर 200 वर्षों तक जीवित रहता है तो आप नॉर्मली मान सकते हैं इसको। 150 से 200 वर्ष भी आप लिख सकते हैं, इसको 150 से 200 वर्ष तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। मंकी जो है, मंकी कितने दिनों तक जीवित रहता है, तो मंकी जो है ये 26 से या 25 से 26 से 30 वर्षों तक इसकी जीवन अवधि है। मानव की जीवन अवधि जो है ये 60 से 70 वर्षों के आसपास है। 70 वर्ष तक जो जी गया, समझिए कि वो पूरी अपनी जिंदगी जी लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है गेहूं का फसल दिख रहा है, गेहूं का पौधा दिख रहा है, ठीक है। तो ये गेहूं का जो पौधा है ये कब तक जीवित रह सकता है, तो ये आप समझिए कि ये भी 4 से 5 महीने तक जीवित रहता है। तो ये एक हो गया कि कौन सा जीव है जो जिसकी जीवन अवधि कितनी हो सकती है, उसकी तरफ बात करते हैं। अब जो हम दो पढ़ रखे थे, ठीक है, रिप्रोडक्शन का 2 प्रोसेस पढ़ रहे थे, उस पे आते हैं। और पहला आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में आते हैं कि इसमें हमने पहला कंडीशन क्या लिखा कि इसमें सिंगल पेरेंट होंगे, क्या होंगे भाई, तो इनमें सिंगल पेरेंट होंगे। पहला कंडीशन हम मेरे पास आ गया कि इनमें पेरेंट कैसे होंगे, तो सिंगल पेरेंट होंगे इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए। उसके बाद ये इसका जो मेन फीचर्स होता है, ये एक दूसरे के, यानी जो भी बच्चे होंगे ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल यानी इसको दूसरे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये अपने पेरेंट के जीरोक्स कॉपी होते हैं, या एग्जैक्ट भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपी कहिए या जीरोक्स कॉपी कहिए, यानी अपने माता पिता के हू बहू होते हैं, ठीक है। और इनके हू बहू होने के चलते ही इनको एक नाम से जानते हैं, जिनको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो अगर बात आता है कि क्लोन किस रिप्रोडक्शन में होता है, तो आप कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी जीव होता है वो अपने बिल्कुल माता पिता के समान होता है, इसलिए इसको हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि इनको हम क्लोन क्यों कहते हैं। तो देखिए, क्लोन इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल ये अपने माता पिता के समान होते हैं, यही बात है, दूसरा कोई भी बात नहीं है जिसके चलते ऐसा हो रहा है। ये आपको, ये नीचे आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, ये डिवीजन का फैक्टर दिखाई रहा है कि किस तरह से ये अपने में से टूटकर दो जीवों की संरचना कर देते हैं, यानी दो जीव बन सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जरूरी नहीं कि केवल पौधों में हो, ये बाकियों में भी हो सकता है। इनका अलग अलग प्रकार आता है, जैसे अलग अलग विधि आती है कि कौन कौन सी मुख्य टाइप है। जैसे मान लीजिए पहला फीजन है, फीजन है, फीजन रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, ठीक है। तो ये खुद को डिवाइड होकर एक नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं, जिसको हम कर फ्यूजन का मतलब बंटवारा। जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा अगर है, तो ये आपस में क्या करेगा, टूटकर टूटकर यहाँ पे पुनः दो हो जाएगा, ठीक है। और दो, थोड़ा सा हल्का सा सटर रहेगा, और धीरे धीरे तीसरा स्टेप में ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन आता है। बाइनरी फ्यूजन में आप वही समझते हैं कि कोई भी सेल है जो डिवाइड होगा, रैपिडली ग्रोथ करेगा, और इनका एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे कि अमीबा है पैरामीशियम में। यानी फ्यूजन के बाद हमने क्या पढ़ा, फ्यूजन के बाद हमने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन के बाद आ गया बाइनरी। बाइनरी का मतलब दो होता ही है,
बाइनरी फिजन, जिसमें मुख्य रूप से अमीबा है, ठीक है, और पारामीशियम है, ठीक है, अमीबा और पारामीशियम हुआ जो अलग अलग होते हैं। फिर बॉर्डिंग भी है, जो ईस्ट में मुख्य रूप से होता है कि इसका एक स्मॉल बर्ड्स निकला और वहां से एक नया अलग होकर फिर से एक नया जीव की उत्पत्ति हो गई। स्पेशल सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंगी और सिंपल प्लांट्स में होता है, जैसे एल्गा है, इसके जितने सारे मेंबर्स है उसमें होता है। जू स्पोर्स में कोनोडिया है, बर्ड्स है, इस सब में भी देखने के लिए मिलता है। जैसे जू स्पोर्स कोनोडिया आप यहाँ देख सकते हैं, इस वाले में देख सकते हैं कि ये कोनेडिया है आपका, ठीक है, ऊपर जो दिख रहा है ये कोनेडिया है, और यहाँ से ये अपना, ये आपको ये सब कोनेडिया दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये अपना और डिवीजन करता है, बंटवारा करते करते धीरे धीरे इसके एक नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके प्लांट सेल्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे आपके ये प्लांट सेल हैं, ठीक है, जूस्पोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, ये जूस्पोर्स है, ठीक है, और यहाँ कोनेडिया है, ये वाला कोनेडिया है, ठीक है, और नीचे वाले पास कोनेडी स्पोर बोल सकते हैं या कोनेडी पोर बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब संरचनाएं आपको दिख रहा है कि ये इस माध्यम से, कोनेडिया के माध्यम से, बर्ड्स के माध्यम से, या जेमुलस स्पॉन्जेस जिसको कहते हैं, जेमुलस के माध्यम से ये अपनी क्या करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। एक इनमें मोटाइल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट करते रहता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये सब आप 11वीं कक्षा में बिल्कुल डिटेल पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या है भाई, उदाहरण है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि क्या होता है ये। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि ये क्या है। देखिए, कह रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनने वाली संतानों के लिए क्लोन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये अपने माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एनिमल्स तथा अन्य जो सिंपल ऑर्गेनिज्म में हैं उनमें असेक्सुअल शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है, जबकि प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का उपयोग उसी शब्द को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक एडवांस फॉर्म हम कह सकते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वही मेथड है। जैसे कि प्लांट में आप यूनिट रनर देखते हैं, राइजोम है, शक्कर है, ट्यूबर है, ऑब्जेक्ट है, बल्ब है, ठीक है। इन सब चीजों से एक नए नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये ऑनसेट है, ये दिख रहा है, यहाँ से भी जैसे आलू का एक नॉर्मली आप लेते हो, ठीक है, आलू का पौधा एक देखते हो, पौधा कर रहे हैं, एक आलू जो घर में आता है खाने के लिए, उसको जब हम लगाते हैं तो सपोज करो कि इस तरह से मोस्टली आलू है, तो इसमें जो जो आंख यहाँ पे दिखता है, ठीक है, जिसको आई कहते हैं, ये इसका जर्मिनेटिंग आई वर्ड्स है। इसको हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, जर्मिनेटिंग आई वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ से ये एक नए आलू को जन्म देता है। उस तरह से अगर अदरक की हम बात करते हैं, ठीक है, अदरक इस तरह से ऐसे से हो सकता है, ठीक है, ये चूंकि एक ही में गांठ बनाया रहता है बहुत सारा, अदरक ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये अदरक है, इस तरह से ऐसे ऐसे इसमें बनी रहती है, ठीक है। इसको ही लगा देते हैं तो यहाँ से फिर एक नए, यहाँ से शोर वगैरह देना शुरू कर देता है, और फिर इसके बाद तो ये जहाँ से ये जमने वाला होता है इसके बर्ड्स हो जाते हैं, ये क्या है, बर्ड्स हैं। और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है इसको नोड्स कह देते हैं, ठीक है। और ये जो रूट इसका निकल रहा है इसको हम कह सकते हैं एडवेंटिटियस रूट है, ठीक है। ये क्या है, एडवेंटिटियस, एडवेंटिटियस रूट, इसको फाइब्रस रूट, टैप रूट, ठीक है, उस तरह से ये एडवेंटिटियस रूट है। उसके बाद और भी है जो, जैसे बल्ब एगेव है, या ब्रायोफाइलम की पत्ती है, ब्रायोफाइलम आप देखे होंगे जिसको पथल चट्टा कहते हैं, ठीक है, इस तरह से उसकी पत्ती की संरचना होता है, ये मोटा होता है, ठीक है। और ये पत्ती से ही एक नए पौधे इसके निकल आते हैं ब्रायोफाइलम के, ठीक है। कुछ रनर्स वाले भी होते हैं, जैसे दूब वगैरह हो गया, दूब, ठीक है। तो दूब कैसा होता है, अगर दूब की हम बात करें, ये देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे डाला गया। दूब अगर बात करें तो दूब भी जो है यहाँ से जड़ें उत्पन्न करता है, और यहाँ से पुनः इसका नया पौधा ऐसे ऐसे करके ये बनना शुरू हो जाता है। तो ये रनर का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वाटर हाइसिंथ का नाम जरूर सुने होंगे, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट बनता है उसको हम डिटेल से आपको एक एक करके लिखवा दे रहे हैं, ताकि अभी बहुत देर से हम बोलते चले गए, आप लिखे नहीं तो सोचिएगा कि क्या पढ़ा है, हम लिखे ही नहीं, तो आपको हम लिखवा दे रहे हैं और आप लिखिए पॉइंट देकर।
कि वाटर हाइसिंथ को वाटर हाइसिंथ को जलाशयों की महाविपत्ति, जलाशयों की महाविपत्ति, ठीक है, या टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वाटर हाइसिंथ स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है, यानी खरपतवार वैसा है, ये खड़े पानी में यानी कह सकते हैं स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करने वाला मोस्ट इन्वेसिव करने वाला मोस्ट इन्वेसिव वीड है। ठीक है, ये करता क्या है भाई, तो जल में, जिस जल में पाया जाता है वहां ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी O2 को सबसे ज्यादा खींच लेता है अपनी तरफ। जैसे ही खींच लेगा तो मछलियों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और मछलियां क्या होंगी, डेथ हो जाएंगी, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। ये अपने ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स के कारण इसे इंडिया में लाया गया था। ठीक है, और समझिए कि इसे वेजिटेटिव प्रोग्रेशन की दर असाधारण यानी फेनोमेनल होती है, इसलिए यह कम समय में पूरे वर्ल्ड पानी को ढक लेता है। ठीक है, यानी इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है, यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहा। ठीक है, और भी है, जैसे दहलिया है, पोटैटो है, शुगर कैन है, बनाना है, जिंजर है, इन सब से भी इनके बॉडी से एक नए बॉडी का निर्माण या नए जीव का निर्माण होता है आसानी से। ठीक है, ब्रायोफाइलम के बारे में हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइलम जो एक नोच होती है, एडवेंटिटियस फाइबर निकलती है, रूट निकलती है, और वहां से भी एक नए नए पौधे का निर्माण हो पाता है आसानी से। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एल्गी फंगी जो भी है, रिप्रोडक्शन के एक कॉमन मेथड है जिनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप अच्छे समझ गए होंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ये एक बहुत सा बड़े हायर वेजिटेटिव से लेकर जितने सारे प्लांट हैं लगभग उनमें ये चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, मेनली आप कहें तो एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही सा रहने देते हैं, इसको भाग 1 रहने देते हैं, और भाग 2 में आपके लिए चर्चा करेंगे वहां पे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार। ठीक, ये देखिए वीडियो अभी